नमस्ते दोस्तों, मैं भास्कर और आप देख रहे हैं अनकवर इंडिया विद भास्कर। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी को उजागर करने जा रहे हैं जो 20 साल तक दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रही। हम बात करेंगे एक ऐसे जहाज की जिसे दुनिया का सबसे मजबूत और विशालकाय जहाज माना जाता था, लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गया। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं एमवी डर्बीशायर की कहानी। क्या हुआ था उस रात? क्या वो किसी समुद्री दानव का शिकार बना या इसके पीछे कोई और ही गहरा राज छुपा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह बात है 9 सितंबर 1980 की। कनाडा से लोहा भरकर एक विशालकाय जहाज जापान की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज का नाम था एमवी डर्बीशायर। दोस्तों, कल्पना कीजिए इसकी भव्यता की। ये इतना बड़ा था कि इसकी कुल लंबाई एफिल टावर से भी ज्यादा थी, लगभग 1000 फीट लंबा, और यह टाइटैनिक से भी बड़ा था, बल्कि लगभग 2 गुना चौड़ा था। इसे स्टील से बना एक चलता फिरता किला कहा जाता था, एक इंजीनियरिंग का कमाल। इसके हर कार्गो होल्ड की ऊंचाई 7 मंजिलों जितनी थी। इसमें कैप्टन जॉफ्री अंडरहिल को मिलाकर 44 क्रू सदस्य थे। जब इसने अपना सफर शुरू किया, आसमान बिल्कुल साफ था, समुद्र शांत था, कोई खतरा नहीं। डर्बीशायर को ऐसे ही समुद्री तूफानों का सामना करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। कंपनी का दावा था कि यह दुनिया के कुछ सबसे मजबूत जहाजों में से एक था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बनने वाला है। लेकिन जैसे ही यह जहाज साउथ चाइना सी में पहुंचा, आसमान और समुद्र दोनों तेजी से बदलने लगे। साफ आसमान गहरा नीला हो गया और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज इस जहाज को उसकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी, और वो चीज थी एक बड़ा समुद्री तूफान, टाइफून ऑर्किड, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। कैप्टन अंडरहिल, एक अनुभवी कैप्टन, ने मौसम को पहचान लिया था। हवा में दबाव बढ़ रहा था, पानी का रंग भी बदल रहा था। उन्होंने जहाज की रफ्तार कम कर दी और उसे लहरों के सीधे झटके से बचाने के लिए जहाज का अगला हिस्सा थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। ये एक अनुभवी कैप्टन के हिसाब से सही फैसला था, लेकिन समुद्र कभी भी रूल बुक के हिसाब से नहीं चलता। डर्बीशायर समुद्र की कई फीट ऊंची लहरों के बीच ऊपर नीचे होने लगा। हर बड़ी लहर पर चढ़ने के बाद जहाज ऐसे नीचे गिरता जैसे किसी अदृश्य सीढ़ी से फिसल गया हो। झटके इतने तेज थे कि इंजन ब्लॉक तक महसूस हो रहे थे। हर लहर 1000 गैलन पानी के मुक्कों की तरह जहाज की स्टील बॉडी से टकरा रही थी। इसका असर इतना ज्यादा था कि जहाज की बॉडी में कंपन होने लगा, और लगातार इन प्रहारों से जहाज के वेंटिलेटर्स और हैच कवर्स में दिक्कतें आने लगी। स्टील में दरारें आ रही थीं, खास करके नीचे के एरिया में, पर इस बात का अंदाजा ना कैप्टन को था ना किसी और क्रू मेंबर को। और फिर आई वह भयानक लहर, कई मीटर ऊंची। जहाज जैसे ही उस लहर पर चढ़ा और फिर नीचे समुद्र से टकराया, इस बार टकराव इतना भयानक था कि जहाज के अगले हिस्से में एक बड़ा सा क्रैक आ गया और उसके अंदर पानी भरने लगा। यह वही बाव का हिस्सा था, और यहीं से पानी भरना शुरू हो गया तो संतुलन बिगड़ना तय था। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा भारी होने लगा, बैलेंस बिगड़ने लगा। पहले जहाज को तैरने में मदद करने वाले बड़े खाली कंपार्टमेंट्स यानी बैलस्ट टैंकों में लीक शुरू हो गया। जहाज धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा था, इतना हल्का कि किसी की नजर में ना पड़े। लेकिन तभी एक जोरदार लहर टकराती है और उसकी नंबर 1 हैच, जो साइज में एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी थी, अंदर की तरफ दब जाती है और टूट जाती है। और यही वह पल था जब क्रू को एहसास हुआ कि उनके शिप के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है, क्योंकि हैच के टूटने के बाद समुद्र का पानी एक सुनामी जैसा बनकर जहाज के अंदर घुस जाता है, और वैसे ही यह अगले होल्ड की तरफ बढ़ता है। अब सवाल सिर्फ नुकसान का नहीं, बल्कि जान बचाने का था। जितनी तेजी से पानी शिप में भरता, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। जहाज के दूसरे भारी स्ट्रक्चर्स भी पानी का दबाव नहीं झेल पाए और एक एक करके सारे सेफ्टी मैकेनिज्म्स फेल होने लगे। नंबर 2 हैच टूटा, फिर नंबर 3। जहाज के इंजन रूम और बाकी कंपार्टमेंट्स भी पूरी तरह पानी से भर गए। कैप्टन ने अभी भी जहाज को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन पानी के वजन से डर्बीशायर का अगला हिस्सा अब एक ऐसे एंगल पर झुक गया था जिसे कंट्रोल करना असंभव था। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई डिस्ट्रेस कॉल भेजी गई, न कोई फ्लेयर आसमान में दिखा।
बस एक सुनसान समुद्र और उसकी गहराइयों में धीरे धीरे गायब होता हुआ एक विशालकाय जहाज। अगले ही पल समुद्र के ऊपर से यह जहाज दुनिया के जीपीएस सिस्टम से अचानक गायब हो गया। यह ऐसे डूबा कि जैसे पानी को चीरता हुआ नीचे चला गया हो, क्योंकि अब समुद्र का पानी जहाज के अंदर इतना भर गया था कि उसकी बॉयंसी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जापान में कैप्टन अंडरहिल की पत्नी खिड़की से उस समुद्र को देख रही थी जिसे उसका पति अपनी दूसरी दुनिया कहता था। उन्हें नहीं पता था कि उस वक्त उनका जहाज समुद्र की गहराइयों की तरफ अपनी अंतिम यात्रा ले रहा था। अगले 6 दिनों तक कोई भी तलाश शुरू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यह जहाज इतना बड़ा और भरोसेमंद था कि उसके खो जाने का सवाल ही नहीं उठता था। जहाज के मालिकों को लगा कि शायद कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया होगा, लेकिन 7वें दिन जब दुनिया की सबसे बड़ी स्टील शिप किसी भी रडार पर नहीं दिखी तो आखिरकार अलार्म बज गया। एक बड़ा खोज अभियान शुरू हुआ। जापान के कोस्ट गार्ड्स, अमेरिका की नेवी और ब्रिटेन के सैनिक मिलकर काम में लगे। हवाई जहाज समुद्र को स्कैन कर रहे थे, हेलीकॉप्टर किसी लाइफ राफ्ट या तेल के निशान को ढूंढ रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ शांति। ऐसा लगा मानो डर्बीशायर कभी अस्तित्व में था ही नहीं। 6 हफ्तों की खोज के बाद एक छोटा सा सुराग मिला। जापान के एक ओनेल टैंकर को समुद्र में तैरती एक लाइफ बोट दिखी जिस पर डर्बीशायर लिखा था। असली सवाल था, क्या यह सिर्फ एक तूफान का नतीजा था? इस सवाल से शुरू हुई उस इंसान की जद्दोजहद जिसने इस हादसे में अपना बेटा खोया था। पीटर रेडयार्ड, वह एक अनुभवी मरीन इंस्पेक्टर और सर्वेयर थे। यह लड़ाई सिर्फ एक बाप की नहीं थी, एक प्रोफेशनल की भी थी जो समुद्र की भाषा समझता था। जब पीटर ने डर्बीशायर के नक्शों और पुराने रिकॉर्ड को देखा तो उन्हें एक बहुत ही परेशान कर देने वाला पैटर्न दिखाई दिया। डर्बीशायर एक एडवांस्ड ब्रिज क्लास शिप थी और डर्बीशायर के गायब होने के ठीक 18 महीने बाद उसी टाइप की एक और शिप टाइन ब्रिज नॉर्थ सी में एक तूफान में फंस गई। वहां जहाज के कैप्टन को डेक पर दरारें दिखीं और उसने तुरंत निकासी का आदेश दिया। इस बार कोई जान नहीं गई। पीटर ने ऐसी दूसरी सिस्टर शिप्स की मेंटेनेंस रिपोर्ट्स और फेलियर लॉग्स इकट्ठा किए और यही पहली बार उन्हें एक अजीब पैटर्न दिखा। हर ब्रिज क्लास शिप में एक जैसे मुद्दे थे, जहां छोटी लहरों से टकराने के बाद दरारें हमेशा वहीं पड़ती थी। सुपर स्ट्रक्चर के बिल्कुल आगे, जहां सेंटर लाइन लोड सबसे ज्यादा होता था, मतलब जहाज पर पड़ने वाला सारा दबाव बार बार एक ही जगह इकट्ठा हो रहा था। फाइनली वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डर्बीशायर के गायब होने के पीछे कोई रहस्य नहीं बल्कि डिजाइन फेलियर था। उन्हें पूरा यकीन था कि डर्बीशायर उसी रात तूफान में स्ट्रक्चरल फेलियर के चलते डूब गई थी। इसी दौरान 1986 में एमवी कोवलून ब्रिज, जो डर्बीशायर की जुड़वां सिस्टर शिप थी, अटलांटिक के एक तूफान में टूट जाती है। इस खबर ने पीटर को अपनी खोज पर और भी विश्वास दिलाया। वह अपनी पूरी रिपोर्ट के साथ ब्रिटिश सरकार के पास गए और एक जांच की मांग की, लेकिन सरकार ने एक सीमित जांच शुरू की और जब पीटर सबूत लेकर सुनवाई में पहुंचे तो उन्हें अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया। वही पुराना जवाब दिया गया। एक बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। जनवरी 1989 में जब सरकारी रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसमें लिखा था, शिप बनाने वाली कंपनी की कोई गलती नहीं थी, कोई डिजाइन इश्यूज नहीं थे। यह वही मोड़ था जब डर्बीशायर के डिजाइन फेलियर के चलते जान गंवाने वाले परिवारों का धैर्य जवाब देने लगा। पीटर रेडयार्ड ने अब खुद एक स्वतंत्र जांच शुरू की जिसमें उन्होंने फोटोग्राफिक सिमुलेशंस, स्ट्रेस लोड मॉडलिंग और लैब में स्टील की माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग करवाई और हर दिशा से सिर्फ एक ही निष्कर्ष सामने आया, स्ट्रक्चरल वीकनेस। उन्होंने 47,000 लोगों के हस्ताक्षरों के साथ यूके संसद में पब्लिक याचिका दायर की जिसमें उन्हें जॉन प्रेस्कॉट का समर्थन मिला, जो कभी खुद एक नाविक थे और अब संसद सदस्य बन चुके थे। लेकिन जांच को कानूनी रूप से साबित करने के लिए एकमात्र चीज की कमी थी, डूबे हुए जहाज का भौतिक प्रमाण। और वही हुआ जब 8 जून 1994 को जापान के दक्षिणी समुद्र में ओशन एक्सप्लोरर 6000 नामक एक सोनार युक्त जहाज को समुद्र की सतह से 4000 मीटर नीचे एक परछाई दिखाई दी। जब आरओवी नीचे गया तो वहां एक डूबा हुआ विशाल जहाज मिला, एमवी डर्बीशायर। इसके बाद शुरू हुआ सबसे हाईटेक फॉरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन। 1.35 लाख हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, 200 घंटे की फुटेज और पूरी मलबे की डिजिटल मैपिंग। जांच में सामने आया कि जहाज के बो सेक्शन के वेंटिलेटर कैप्स गायब थे, जिससे तेज लहरें सीधे अंदर घुस गईं।
स्टोर रूम में पानी भरने लगा, हैच नंबर 1 अंदर से टूट गया और फिर डोमिनो इफेक्ट में एक एक करके सभी हिस्से ध्वस्त हो गए। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ कि जहाज की डिजाइन में मूलभूत खामी थी, लेकिन जब यह रिपोर्ट लंदन पहुंची तो 1998 में एक लीक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि शायद फॉरवर्ड हैच को क्रू ने ठीक से बंद नहीं किया था। यानी अब दोष उन लोगों पर डाला जा रहा था जो खुद हादसे में मारे जा चुके थे। ये बात परिवारों को अंदर तक झकझोर देती है। पर इस बार जॉन प्रेस्कॉट, जो अब यूके के उप प्रधानमंत्री और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बन चुके थे, ने घोषणा की कि अब एक हाई कोर्ट स्तर की सार्वजनिक जांच होगी। अप्रैल 2000 में लंदन के रॉयल कोर्ट्स में यह इंक्वायरी शुरू हुई और सभी सबूतों के बाद यह तय हुआ कि डर्बीशायर की वेंटिलेशन डिज़ाइन में खामी थी। बाढ़ पर काबू पाना संभव नहीं था। हैच कवर के फेल होने से जहाज टूटा और सबसे महत्वपूर्ण, क्रू ने हर सुरक्षा नियम का पालन किया। उनकी कोई गलती नहीं थी। यानी फाइनली करीब 20 साल की लड़ाई के बाद उस जहाज के क्रू को इंसाफ मिला जिन्होंने एमवी डर्बीशायर के डिज़ाइन फेलियर की वजह से अपनी जान गंवाई थी। और यह राज भी साफ हो गया कि उस रात असल में क्या हुआ था। दोस्तों, डर्बीशायर की यह कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक पिता के न्याय के लिए संघर्ष की, सच्चाई की खोज की और उस हिम्मत की जो कभी हार नहीं मानती। ये हमें याद दिलाती है कि कई बार जो हादसे रहस्यमयी लगते हैं उनके पीछे मानवीय लापरवाही, तकनीकी खामी और सिस्टम की अनदेखी होती है। लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं तो चाहे कितने भी साल लग जाएं, सच सामने आकर ही रहता है। आपको डर्बीशायर की यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अनकवर इंडिया विद भास्कर को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानी मिस न करें। मैं भास्कर फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।